हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी का। एंड उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक थोड़ा बेसिक आइडिया देख लेते हैं। सेल्फ क्या है? थॉट, आइडिया, बिलीव्स, ओपिनियन, परसेप्शन, कॉग्निटिव फीचर्स एंड अदर क्वालिटीज़। पर्सनैलिटी जो पूरा टोटल सेल्फ आ जाएगा, जो भी आपका सेल्फ है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इट विल रिफ्लेक्ट इन द बिहेवियर जनरली रिमेन स्टेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर एंड डिफरेंट पीपल पोजेस डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। सेल्फ लाइज एट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ पढ़ेंगे, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, देन सेल्फ का डेफिनेशन एंड ऑल्सो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने देखो यहाँ पे प्रिंट आउट लिया है इसका, बट इसमें थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए बुक के साथ ही चलेंगे। अच्छे से इसमें बना रखा है नोट्स साथ में। ये तो अभी देख लिया ना, बाद में दिखाएंगे नोट्स। एक सेकेंड। तो ये हमने देखा सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर इनटिमेटली रिलेटेड। पर्सनली एंड प्राइवेटली, ये मतलब दोनों सेल्फ एंड पर्सनालिटी एक दूसरे में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे फॉर्म होता है पर्सनालिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेल्फ इन फैक्ट लाइज एट द कोर ऑफ द पर्सनालिटी, मतलब आप जो हो, कोर मतलब एक तरीके से सेंट्रलिटी, जो पर्सनल का सेंट्रलिटी है, सेंट्रल है, मेन फीचर है, ओरिजिन है। तो जो आप एग्जैक्टली में हो, जो आपके सेल्फ है, जो आपका थॉट्स, ओपिनियन, बिलीव्स है, वो पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है, तो जिससे पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। सो इट्स अ कोर ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे? दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल अप्रोचेज टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी एंड मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी refers to characteristic way in which we define our existence. They also refer to way in which our experience are organized and show up in our behavior. वही डिस्कस किया अभी हमने। From common observation we know that different people hold different ideas about themselves. Different people hold different ideas. आइडियाज़ में सब आ जाए, जैसे थॉट्स आ गया, ओपिनियंस आ गया, तो आइडियाज़ अबाउट देम सेल्फ। एंड ये जो आइडियाज़ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेल्फ ऑफ अ पर्सन। तो ये जो आइडियाज़ थॉट है वो एक पर्सन के सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो नो दैट डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन गिवन सिचुएशन। जैसे आप एक सिचुएशन है, उसमें आप अलग बिहेव करोगे, मैं अलग बिहेव करूँगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा हमने देखा था पर्सनैलिटी के बारे में, डेफिनेशंस एंड ऑल। बट बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स फेयरली स्टेबल। मतलब क्या कह रहा है? जैसे अभी यहाँ पे तो हर कोई डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंटली बिहेव करता है एक अलग अलग सिचुएशंस में। बट जैसे जो हमारा बिहेवियर है एक से सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, वो जनरली स्टेबल रहता है। बहुत रेयरली ऐसा चेंज होता है, मतलब डायनेमिक होता है, वो स्टेबल होता है। रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कैन बी चेंज इन पर्टिकुलर बिहेवियर, बट जनरली इट विल बी स्टेबल। जो है वही बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, जैसी पर्सनैलिटी है। उसके बाद पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में। तो इसमें क्या है? फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज यू मे हैव स्पेंट कंसिडर टाइम थिंकिंग अबाउट हु आर यू, हाउ आर यू, ये सब चीज़ें हैं कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, देखते हैं कि अ न्यूली बोर्न चाइल्ड हैज़ नो आइडिया ऑफ इट सेल्फ। तो एक छोटा बच्चा जो होता है, जो बहुत कम एज का, जैसे न्यूली बोर्न लिखा है इसमें, नो आइडिया ऑफ इट सेल्फ। एंड जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ाता है, ओल्डर, एंड द आइडिया ऑफ सेल्फ इमर्जेस एंड इट्स फॉर्मेशन बिगिंस। तो छोटे बच्चे को अभी तक उसका कोई सेल्फ का कोई आइडिया नहीं रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका जो आइडिया है, जो फॉर्मेशन होता है, उसका सेल्फ का फॉर्मेशन होता है। Parents, friends, teachers and other significant persons play a vital role in shaping child's idea about self. तो एक तरीके की एनवायरनमेंट की बात कही है, जैसे हमने नेचर और नर्चर का पढ़ा था, तो इसमें एनवायरनमेंट की बात की। जैसे पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स। जैसे आप स्कूल, आप 18 साल के मोस्टली, जैसे सबका 12th तो हो जाता है, तो वहाँ तक सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले करते हैं? पेरेंट्स हमारे होते हैं घर के एनवायरनमेंट के लिए, स्कूल में हमारे टीचर्स और फ्रेंड्स। तो ये तीन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या सेल्फ डेवलपमेंट में। और तो हमें बाहर की दुनिया का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं रहता है, 12th के बाद ही होता है। फिर अदर सेगमेंट प्ले हो गया, आर इंट्रैक्शन विद द पीपल, आर एक्सपीरियंस एंड द मीनिंग वी गिव टू देम सर्व एज अ बेसिस फॉर आर सेल्फ। तो
कैसे इस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कैसे क्रिएट होता है, जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं एक्सपीरियंस से एंड द मीनिंग से. सेल्फ इज़ मॉडिफिएबल इन द लाइट ऑफ आवर ऑन एक्सपीरियंस. तो ये मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल नहीं रहेगा, बट पर्सनैलिटी स्टेबल रहती है. नेक्स्ट इसमें दिया है ये, जैसे एक्टिविटी 2.1 दिया है आई एम. तो इसमें अभी सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में ये हेल्प करेगा ये जानने में. तो इसमें मैंने अपना ही जो भी लिखा है सही लिखा है, झूठ नहीं लिखा है. नोटिस व्हाट दे हैव डन. ओके, सो ये इसके बाद ऑब्जर्व करना है एंड कितना टाइम लिया इन्वॉल्व है उसमें. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में सबसे पहले आता है पर्सनल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट मेक. ऐसा एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था ना पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट, जो इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, AIVIP शॉर्ट फॉर्म, AI एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, वैल्यू एंड इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. तो पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट बनाता है वो उसके एट्रीब्यूट्स, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल आइडेंटिटी. उसमें क्या क्या आ जाता है? नेम, आपका नेम, क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़, बिलीफ एंड आगे देखते हैं, शी और ही इज़ डिस्क्लोजिंग हिज और हर पर्सनल आइडेंटिटी. तो जो कोई भी पर्सन ऐसे बता रहा है कि ये उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जैसे आई एम ए ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, कैपेबिलिटी एंड बिलीव्स क्या हैं, तो वो कोई भी पर्सन डिस्क्लोज कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को. ठीक है, फिर सोशल आइडेंटिटी आता है. सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और डिराइव्ड फ्रॉम इट. तो इसमें क्या था, इसमें एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन जो खुद से दूसरों को डिफरेंट कैसे बनाता है, उसमें एक दूसरे से कैसे लिंक करता है सोसाइटी में, वो एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन दैट इज कॉल्ड सोशल आइडेंटिटी. इसमें क्या एग्जांपल है, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, आदिवासी एंड नॉर्थ, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एक्सेट्रा, इसमें आ गया सोशल आइडेंटिटी में. और यहाँ पे है सेल्फ का डेफिनेशन. सेल्फ का डेफिनेशन क्या है? सेल्फ रेफर्स टू द टोटैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो सेल्फ क्या है? टोटैलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइस एक्सपीरियंस, उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स खुद को लेकर. ये हो गया सेल्फ की डेफिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट. इफ़ यू रिटर्न टू द हो गया एंड आइडेंटिटी. ठीक है, तो इफ़ यू फाइंड दैट दे हैव डिस्क्राइब देमसेल्फ आइदर एज एन आइडेंटिटी. 2.1 की बात की गई है इधर, जो हमने इधर लिखा है साइड में. तो एज एन आइडेंटिटी दैट, इसमें क्या है कहाँ, हाँ, डिस्क्राइब देमसेल्फ आइदर एज एन एंटाइटी दैट डज समथिंग. तो डज समथिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट, एंड जिसके साथ हुआ है वो आ जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट में. तो लाइक हु एंटाइटी दैट डज समथिंग, एग्जाम्पल आई एम अ डांसर. और एज एन एंटाइटी ऑन विच समथिंग इज डन, ये आ जाएगा किस में? ऑब्जेक्ट में. एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया आई एम अ डांसर, एंड ऑब्जेक्ट का आई एम द वन हु इजली गेट्स हर्ट. इन द फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज सब्जेक्ट हु डज समथिंग. इन द लेटर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ ऑब्जेक्ट हु गेट्स अफेक्टेड, या फिर क्या कंसिक्वेंसेस, क्या आफ्टर इफेक्ट आए ऐसे. तो यहाँ पे लिखा है आई एम द वन हु इजली गेट्स हर्ट. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ये मेरा नाम हो गया, और ये जो ऑनेस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन, ये चीज़ें हैं, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है. और ये जो है द वन हु लाइक, आई एम द वन हु लाइक बाई पीयर्स, सेलेक्ट फॉर द गेम्स, फॉर कैप्टन, ईजिली ट्रस्ट एनीवन और गेट्स हर्ट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल से. तो इसमें क्या है? दिस ये रहा. When you say I know who I am, जब आप कहते हो कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, द सेल्फ इज़ बीइंग डिस्क्राइब एज नोअर, मतलब आप जानते हो खुद को, एज वेल एज समथिंग दैट कैन बी नॉन, जो जान सके, एज अ सब्जेक्ट, जो एक एक्टर की तरह काम कर रहा है, एक एक्टर की तरह काम. द सेल्फ एक्टिवली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इट सेल्फ. तो सेल्फ एक्टिवली इंगेज इन प्रोसेस ऑफ नोइंग, खुद को जानने में, तो उसका आ जाएगा सब्जेक्ट वाला. एज एन ऑब्जेक्ट कंसिक्वेंस द सेल्फ गेट ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नॉन. तो जैसे इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, आई एम द वन हु इजली गेट्स हर्ट. एंड दिस डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ शुड बी केप्ट इन माइंड. इसको डुअल सेल्फ भी कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन में भी आ सकता है. फिर आता है काइंड ऑफ सेल्फ. काइंड ऑफ सेल्फ में क्या है? देयर आर सेवरल काइंड ऑफ सेल्फ, बहुत तरीके की काइंड ऑफ सेल्फ हैं. दे गेट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विद फिजिकल एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट. तो जैसे हम अपने सोसाइटी में फिजिकली सोशली एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हैं, उससे फॉर्म होता है काइंड ऑफ सेल्फ. तो उसमें क्या आ जाएगा?
इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि हाँ, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ में बी नोटिस्ड व्हेन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड क्राइज, व्हेन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क व्हेन इट इज़ हंग्री। तो जब जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो जब रोता है तो हमको यही लगता है कि वो भूखा है, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा और रोएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ वो भूखा है इसलिए ही रो रहा है। तो ऑल दो दिस क्राई इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्स, दिस, यार क्या हो गया, सही से दिख नहीं रहा है ना, लेटर ऑन द लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, जैसे उसका आगे जैसे जैसे एजेस बढ़ेगी तो डेवलपमेंट अवेयरनेस का डेवलपमेंट होगा, दैट आई एम हंग्री, तो वो चेंज हो जाएगा, एक वर्बली चेंज हो जाएगा, जैसे आई एम हंग्री वो खुद बताने लगेगा। यहाँ पे सिर्फ रोने से हम बता रहे थे कि हाँ वो बच्चा ऐसा भूखा है, बट लेटर आ जाएगा कि आई एम हंग्री। दिस बायोलॉजिकल सेल्फ इन कंटेक्स्ट टू सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मोडिफाइज इट सेल्फ व्हेन यू फील हंग्री फॉर अ चॉकलेट एंड एस्कीमो मे नॉट। एस्कीमो मैंने सर्च किया था गूगल पे, वो कोई तो इंडिजिनियस पीपल कोई दूसरे कंट्री का है, उसमें सर्च कर लेना। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेल्फ एंड उसके बाद सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ को फैमिली और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। यहाँ पे जो था ना, ये पर्सनल आइडेंटिटी था और यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी था। तो यहाँ पे वो डिफरेंट फ्रॉम मेक पर्सन दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम हिम और हर अदर, यहाँ पे था लिंक कैसे करता है सोसाइटी में। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी, और यहाँ पे पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ क्या है? पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न्ड विथ वन सेल्फ। तो ये अपने खुद के बारे में कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है उसके बारे में बात किया है। आर बायोलॉजिकल नीड्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सेल्फ। देन उसके बाद आता है comes to be led on the aspects of the life that relates only to the concerned person। concerned person जो यहाँ पे यूज़ किया वर्ड, concerned with oneself means such as personal freedom, personal responsibility, personal achievement और personal comfort। तो ये है personal self। नेक्स्ट आता है the social self। एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है social self। emerges in the relation with others and emphasize such as aspects of life and cooperation, unity, affiliations, sacrifice, support और sharing। तो उस सोशल आइडेंटिटी में क्या था, उसमें लिंक विथ अदर सोसाइटी और एनवायरनमेंट, इसमें थोड़ा सा और उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है या फिर एक्सटेंशन कर दिया, जैसे यूनिटी, कोऑपरेशन, एफिलिएशन, सच एस्पेक्ट्स, ऐसे एस्पेक्ट्स जो कनेक्ट करते हैं इसमें कोऑपरेशन, यूनिटी एंड ऑल। दिस सेल्फ वैल्यूज़ फैमिली और सोशल रिलेशन, दिस सेल्फ वैल्यूज़ फैमिली और सोशल रिलेशनशिप। तो इसको इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज फैमिलियर और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव शोन इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ सेल्फ। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर इंटरेस्ट लिया सेल्फ को स्टडी करने में। तो उसमें बहुत 3-4 चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ कंसेप्ट आएगा, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो सबसे पहले क्या आता है, द सेल्फ कंसेप्ट, द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट आवर competencies एंड एट्रीब्यूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कंसेप्ट। मतलब जैसे हम खुद को परसीव करते हैं, जो आइडियाज़ हम होल्ड करते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स जैसे कि अंडरस्टैंडिंग हो गया वन सेल्फ, एंड इसको कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। इट कैन बी पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, वहाँ पे यहाँ पे इधर एक एग्जांपल दिया है। अ पर्सन मे हैव वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ हिज और हर एथलेटिक और ब्रेवरी। तो कोई मान लो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, तो उसका एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है या फिर वो ब्रेव है, बट अ नेगेटिव व्यू ऑफ हिज और हर एकेडमिक टैलेंट्स। तो पढ़ाई स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा है, बट पढ़ाई में उसका थोड़ा सा ऐसा वीक है, नेगेटिव व्यू है, सेल्फ कंसेप्ट उसका नेगेटिव है। एक और एग्जांपल दिया इधर, एट एन इवन मोर स्पेसिफिक लेवल वन मे हैव पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट अबाउट वंस रीडिंग। तो जिसकी एक रीडिंग एबिलिटी है वो उसमें उसका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, बट एक दूसरी जगह पे नेगेटिव हो जाएगा अबाउट वंस मैथमेटिकल स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल्फ एस्टीम पर। सेल्फ एस्टीम क्या है, क्या ब्लर दिख रहा है यार ये। सेल्फ एस्टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर
एफ ऑफ आर ऑल ऑफ एक सेकेंड. Self-esteem is an important aspect of ourself. As a person, we always make some judgment about our own value and worth. तो हम अपने आप को लेकर कभी कभी जजमेंट करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपने वर्थ को लेकर. और ये जो वैल्यू जजमेंट है खुद के लिए, वैल्यू जजमेंट ऑफ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम कैन बी हाई और लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, वी मे आस्क अ चाइल्ड टू इंडिकेट टू एक्सटेंट विच स्टेटमेंट सच एज आई एम गुड एट होमवर्क. तो इसका हाई सेल्फ एस्टीम दिखा रहा है, जिसमें हर चीज़ में वो अच्छा ही है. आई एम गुड एट होमवर्क और आई एम द वन यूजली चूजन फॉर द गेम्स. आई एम हाईली लाइक्ड बाई माई पीयर्स आर ट्रू ऑफ हिज और हिम. जो सही चीज़ें. तो इफ़ अ चाइल्ड रिपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर हिम और हर और हिज, सेल्फ एस्टीम विल बी हाई इन कंपेरिजन टू हु विल से नो. तो जो कह रहा है कि मुझे कोई लाइक नहीं करता है, या फिर मैं कभी गेम्स के लिए सिलेक्ट नहीं होता, मैं अपना होमवर्क में अच्छा नहीं हूँ, तो उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा. और यहाँ पे जो है उसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा. तो स्टडीज़ इंडिकेट दैट बाय द एज ऑफ 6 or 7 years चिल्ड्रन सीम्स टू हैव फॉर्म्ड सेल्फ एस्टीम. तो 6-7 ईयर्स तक सेल्फ एस्टीम चिल्ड्रन फॉर्म करने लगते हैं. किस किस एरियाज़ में? 4 एरियाज़ है. जैसे एकेडमिक कम्पिटेंस, किसमें? एकेडमिक कम्पिटेंस, सोशल कम्पिटेंस, फिजिकल और एथलेटिक कम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस. ये 4 एरियाज़ है जिसमें सेल्फ एस्टीम फॉर्म होता है. जिसमें फर्स्ट ये हो गया ना 4. फिर आर कैपेसिटी टू व्यू आवर सेल्फ in terms of stable disposition permits us to combine separate self-evaluation into a general psychological image of our own self, and this is known as overall sense of self-esteem. तो जो हमारी कैपेसिटी है खुद को व्यू करने का, और जो सेल्फ इवेल्यूशन है, हर अलग जैसे इवेल्यूएट करते हैं, सेल्फ एनालाइज करना, खुद को ऐसे सेल्फ इवेल्यूएट करना, उन सब को सेपरेट सेल्फ इवेल्यूएशन को कंबाइन करके वो क्या एक फॉर्म होता है, जनरल साइकोलॉजिकल इमेज फॉर्म होता है एक इंडिविजुअल का, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. फिर ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम फॉर्म होता है. तो सेल्फ एस्टीम हैव शोन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ, चिल्ड्रन विथ हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम, जिसका एकेडमिक्स में हाई सेल्फ एस्टीम है, परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स देन दोज विथ लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम. तो जिसका लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम है उससे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कौन करेगा? जिसका हाई सेल्फ एस्टीम है. ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें डायरेक्टली रीड करता हूँ. हाई सोशल सेल्फ एस्टीम आर मोर लाइक बाई पीयर्स. जिसका सोशल सेल्फ एस्टीम हाई है तो लाइक मोर बाई देयर पीयर्स एंड दोज विथ लो सेल्फ एस्टीम. ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रन विथ लो सेल्फ एस्टीम, जो लो सेल्फ एस्टीम के चिल्ड्रन हैं उनमें क्या क्या जैसे प्रॉब्लम्स एक तरीके से कहते हैं, ऑफन फाउंड डिस्प्ले एंजाइटी, डिप्रेशंस, इंक्रीज एंटी सोशल बिहेवियर. स्टडीज़ हैव शोन दैट वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब कि जैसे उसमें उनको अच्छे से क्या कहते हैं, अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्कूलिंग मिल रहा है, ऐसा पॉजिटिव पेरेंटिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम अमॉन्ग द चिल्ड्रेन. और वहीं पे उसका अलग दे रखा है, जैसे कि हेल्प देम एंड ऑल्सो इट अलाउज हेल्प देम टू नो दैट दे आर एक्सेप्टेड एंड कम्पिटेंट एंड वर्थवाइल. इनका सेल्फ एस्टीम हाई होगा जिनको वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग मिलेगा. वहीं दूसरी जगह, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हेल्प और मेक डिसीजन फॉर देम. कुछ ऐसे चिल्ड्रन जैसे जिनके पेरेंट ही खुद डिसीजन लेते हों, या फिर वो मतलब बड़े भी हो गए फिर भी उनके डिसीजन खुद लेते हो, या फिर वो खुद काम नहीं करना चाहते ऐसे, तो इनका सेल्फ एस्टीम क्या होगा? बहुत लो होगा. नेक्स्ट आते हैं सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेल्फ. पीपल डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे बिलीव दे देमसेल्फ कंट्रोल देयर लाइफ आउटकम्स और द लाइफ आउटकम्स कंट्रोल बाय द लक और फेट. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है पासिंग एन एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे जब सेल्फ एफिकेसी की बात होगी तो उसमें पहले एक यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट शी और ही हैज़ एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड बाई अ पर्टिकुलर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट हाई सेल्फ एफिकेसी. तो ऐसी एबिलिटी जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिक्वायर्ड हो,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है पासिंग एन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे दो तरीके के क्या कहते हैं, दो तरीके का व्यू है यहाँ पे, जैसे कि पीपल in the extent to people differ in the extent to which they believe that they themselves control, वो खुद अपने लाइफ आउटकम्स को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो कहीं या तो लक से या फिर कोई अदर सिचुएशनल फैक्टर से कंट्रोल है। जैसे पासिंग एन एग्जामिनेशन है तो उन्होंने खुद मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, डिटरमाइंडली फोकस किया है उस पर, तब एग्ज़ाम की अच्छे से पास कर पाए हैं, या फिर कोई सिचुएशन था या फिर कोई लक था कि उनको पास करा के गया। जैसे कभी कभी होता है ना कि CBSE के पेपर में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ गलत आ जाता है तो लोग उसका फ्री का नंबर दे देते हैं, वैसा तो सिचुएशनल फैक्टर हो गया। तो वो लोग इसमें इनकी खुद की एबिलिटी थी, उन्होंने पास किया एग्ज़ाम, या फिर कोई लक वक से पास हुआ है। तो इसमें नोट्स भी लिखा है मैंने, एक सेकेंड। सेल्फ कंसेप्ट, परसीव आर सेल्फ, आइडियाज़, कॉम्पिटेंस, एट्रीब्यूट्स, सेल्फ एस्टीम, वैल्यू जजमेंट अबाउट और अनवैल्यूज वर्थ, और हाई और लो हो सकता है सेल्फ एस्टीम, ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम और जनरल साइकोलॉजिकल इमेज। सेल्फ एफिकेसी में क्या है, इट इज़ अ बिलीव दैट वन हैव द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। एबिलिटी की ज़्यादा बात हो रही है इसमें, एबिलिटी फॉर द रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। इसमें बंदराज सोशल लर्निंग थ्योरी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशल रेगुलेशन में, सेल्फ रेगुलेशन में विल पावर आएगा, सेल्फ कंट्रोल, टेक्निक उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, 3 हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर एंड दिस, ठीक है, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है बंदराज सोशल इसमें द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी, जो द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज़ बेस्ड ऑन बंदराज सोशल लर्निंग थ्योरी। उसमें क्या था, जो 11th का पढ़ा था हमने, वो कौन सी डॉल थी, बोबो डॉल थी ना, हाँ, उसको क्या उनको थिएटर में लेके जाते हैं, दो तीन ग्रुप को, बच्चे को, जिसमें एक में दिखाया जाता है कि वो डॉल को बहुत मार पीट रहा है और उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरे में दिखाया जाता है कि वो डॉल को कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसको आई थिंक हाँ उसको वो भी मार पीट रहा है बट उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको इमिटेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर उनका होगा। देन चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, ठीक है, इमिटेटिंग अदर्स। पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट, हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी चीज़ में मास्टरी करने का या फिर अचीवमेंट करने का, एंड देयर कन्विक्शन मतलब कि जो जिसमें डाउट नहीं हो, क्लियर हो कि हमें क्या करना है, अबाउट देयर इफेक्टिवनेस। तो जो उनका मास्टरी और अचीवमेंट को लेकर कन्विक्शन है, जैसे कि कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन अबाउट देयर इफेक्टिवनेस, कि वो उस काम को लेकर इफेक्टिव हैं, वो अचीवमेंट करने के लिए इफेक्टिव हैं कि इफेक्टिव नहीं है। अबाउट देयर इफेक्टिवनेस ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच दे वुड इंगेज और ऑल्सो अमाउंट ऑफ रिस्क दे वुड अंडरटेक। मतलब कि कन्विक्शन मतलब फ्री फ्रॉम डाउट, मतलब कितना इफेक्टिव है या नहीं है, वो ऑब्जर्व करके डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर में या इस चीज़ को मुझे सीखना है या फिर इस पर्टिकुलर बिहेवियर में मुझे इंगेज होना है कि नहीं होना है, और कितना अमाउंट ऑफ रिस्क इसमें लेना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक। देन क्या आता है, सेल्फ एफिकेसी है ना। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउज पीपल टू सेलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ देयर ऑन लाइफ। तो अगर सेल्फ एफिकेसी एकदम हाई होगा या स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें कोई भी पीपल एक सर्कमस्टेंसेज या किसी सिचुएशंस को वो सेलेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है और इवन कंस्ट्रक्ट कर सकता है उसको, ठीक है। जैसे इसमें है पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी कैन ऑल्सो फील लेस फियरफुल। तो जिसका स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी है, उनकी एबिलिटी, तो उनको ऐसा डर नहीं रहेगा। उनका जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि कब क्या डिसीजन लेना है, कौन से टाइम पे, ऐसे। सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप, ठीक है। पीपल फाउंड विद हाई सेल्फ एफिकेसी हैव बीन फाउंड टू स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट दे डिसाइडेड टू डू सो। तो जिसका सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जैसे उसमें एबिलिटी की बात की गई है, तो उसमें क्या, जिस इंसान ने ऐसा सोच लिया कि मुझे स्मोकिंग बंद ही करना है, जिस टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उस टाइम वो कर लेंगे उसको। आर सोसाइटी, आर पेरेंट्स, आर पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी। तो जैसे सेल्फ में हमने देखा था कि क्या ये रहा, क्या
नहीं इधर है, हाँ, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड जो हमारा स्कूल टीचर्स हैं वो सेल्फ को कैसे बिल्ड करने में एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे सोसाइटी, पेरेंट्स, तो क्योंकि हम सोसाइटी से ही और अपने सोसाइटीज़ में लोगों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर या फिर अपने एक्सपीरियंस ऐसे ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके लर्निंग करते हैं, तो उससे डेवलप स्ट्रॉन्ग सेल्फ ऑफ एफिकेसी डेवलप होगा। प्रेजेंटिंग पॉजिटिव मॉडल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो एक अच्छा सा मॉडल, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अगर फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब शुरुआती दौर में जैसे चिल्ड्रन जब जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो उनको ऐसा दिखाया गया, उनको ऐसा जैसे जैसे बिहेव करना है वो लोग, तो ऑब्जर्व करेंगे ये चिल्ड्रन पेरेंट्स को, सोसाइटी में लोगों को, उसके हिसाब से वो लोग अपने सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, रेफर्स टू आर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, मॉनिटर आर ऑन बिहेवियर, पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें अपने एक ऐसी एबिलिटी कि कोई भी अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर सके, मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके अपने बिहेवियर को। एंड जो लोग इसमें पीपल हु आर एबल टू चेंज, जो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे सोसाइटी या फिर एनवायरनमेंट या फिर सिचुएशनल फैक्टर को देखकर अपने बिहेवियर को जो लोग चेंज कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, वो उनका हाई सेल्फ मॉनिटरिंग होता है या फिर हाई सेल्फ रेगुलेशन होता है, जो अपने अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स अपने एनवायरनमेंट में। इसमें क्या है, मेनी सिचुएशनल ऑफ द लाइफ रिक्वायर्स रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर एंड कंट्रोल ओवर सिचुएशंस, दिस बिकम पॉसिबल थ्रू दैट विच इज़ कॉमनली नॉन एज विल पावर। तो विल पावर जो होता है जिससे हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशनल प्रेशर हो उसमें। एज ह्यूमन बींग वी कैन कंट्रोल आर बिहेवियर द वे वी वांट। तो एज ए ह्यूमन बींग जैसे जिस तरीके से हम चाहते हैं अपना बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी ऑफन डिले, इसमें ये रहे, इसको छोड़ो, ये रहा, लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन, मतलब प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। तो डिले ऑफ, मतलब मान लो किसी चीज़ में आपको प्लेजर मिल रहा है बट वो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लगे पड़े हो इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तो उस चीज़ को डिले करना या फिर डिफर करना, तो वो एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल होता है। सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा, विल पावर से डेवलप। सेल्फ कंट्रोल प्ले अ की रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आप जैसे अभी मान लो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत दिन कम ही रह गया, आज तो शायद 11 तारीख है आज। सेल्फ कंट्रोल, तो एक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सम अंडरस्टूड है वैसे ही। इंडियन कल्चर एंड प्रोवाइड्स अ सर्टेन इफेक्टिव मेजर्स लाइक फास्टिंग। तो सेल्फ कंट्रोल का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, व्रत देखा होगा आपने, रोज़ा देखा होगा, अटैचमेंट विद वर्डली थिंकिंग, डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल। अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के जो कैसे टेक्निक्स है, तीन टेक्निक्स है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर इज़ वन ऑफ देम, दिस प्रोवाइड अस विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमें उसमें क्या चेंज करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथ करना है, ये पहला है टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल का। दूसरा क्या है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्ट करना। दिस अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक, वी ऑफन इंस्ट्रक्ट आर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट। जिस तरीके से हम चाहते हैं उसमें बिहेव कर सकें, खुद को इंस्ट्रक्ट करना एंड रेगुलेट करना, एक तरीके से कंट्रोल करना। एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट, मतलब कि दिस इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट प्लीजेंट आउटकम्स। एग्जांपल दिया है कि जैसे यू मे गो टू सी अ मूवी, फॉर एग्जांपल यू मे गो टू सी अ मूवी विद फ्रेंड्स इफ़ यू हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन। तो ऐसे खुद को छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके ऐसे रिवॉर्ड देना, एक तरीके से ये भी एक अच्छा सेल्फ कंट्रोल का टर्म है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, कौन सा टॉपिक, कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर एंड सेल्फ देखो चैप्टर 1 में हमने इसमें कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में कि इंडियन नोशंस का देखा था, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर का देखा था, कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे यहाँ पे देखेंगे कैसे कल्चर जैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ सेम्स टू बी सेल्फ लिंक टू द कल्चर। कैसे सेल्फ लिंक टू द कल्चर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिंग बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू इज दैट द वे द बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड अदर्स। तो इनके बीच में जो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच में कैसा बाउंड्री है एक, उसके बारे में देखते हैं। इन द वेस्टर्न व्यू दिस बाउंड्री अपीयर्स टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड।
तो वेस्टर्न व्यू में क्या वहाँ पे हमने देखा था, और वो लोग अभी आगे पढ़ेंगे वही चीज़ें। जैसे कल्चर एंड इंटेलिजेंस चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा इंडिविजुअल अचीवमेंट पे, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो हमारा नॉन वेस्टर्न कल्चर है वो कलेक्टिवली एज अ होल, नॉन कॉग्निटिव हमने पढ़ा था, नॉन कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो वो पढ़ेंगे उस पर। तो ये वेस्टर्न कल्चर क्या है, रिलेटिवली फिक्स्ड। इंडियन व्यू में क्या है, ये शिफ्टिंग नेचर है, this shifting nature of this boundary, and thus ourself at once moment of time expand to fuse with the cosmos or include other। तो जो इंडियन व्यू है वो क्या है, एक तो हम तो सेल्फ से, खुद से इंडिविजुअल पे भी ध्यान देते हैं, एज वेल एज सोसाइटी एज वर्ल्ड पे भी पूरा ध्यान देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है वो सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक गोल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। Then, but the next moment it seems to be completely withdrawn from it and focused fully on individual self। ये इसका बात कर रहा है वेस्टर्न व्यू का, इंडिविजुअल सेल्फ पे ज़्यादा। आर पर्सनल नीड्स एंड गोल्स, तो पर्सनल नीड्स एंड गोल्स, इंडिविजुअल सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देता है कौन, वेस्टर्न। एंड नेक्स्ट आता है ये द वेस्टर्न व्यू सीम्स टू होल्ड क्लियर डाइकोटमीज, डाइकोटमीज मतलब डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है वो, बिटवीन कैसे, सेल्फ एंड अदर, मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो इंडियन व्यू डज नॉट मेक सच क्लियर डायमेट्रिक्स, तो इंडियन व्यू में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो दोनों से कनेक्ट है। तो शिफ्टिंग नेचर है, मतलब कि आप इंडिविजुअल में भी रह सकते हो, आप ऐसा ग्रुप भी रह सकते हो। अभी एक डायग्राम है वो भी इधर आ जाएगा। तो इन द वेस्टर्न कल्चर द सेल्फ ग्रुप एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट एंटाइटीज, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, दो चीज़, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप मेंटेन द इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। और दूसरा क्या था, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज। दो पॉइंट है इसमें, एक बाउंड्रीज को लेकर और एक इंडिविजुअलिटी को लेकर। बट इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है। इंडियन कल्चर द सेल्फ इज़ जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ऑन ग्रुप, सेपरेटेड नहीं है, वो एक तरीके से उसमें इंक्लूडेड है। रैदर बोथ रिमेन्स इन स्टेट ऑफ हार्मोनियस एंड को एग्जिस्टेंस। तो इन वेस्टर्न कल्चर ऑन द अदर हैंड दे ऑफन रिमेन एट डिस्टेंस, एक और वर्ड यूज हो गया, रिमेन एट अ डिस्टेंस। दैट इज़ वाई वेस्टर्न कल्चर आर कैरेक्टराइज्ड बाई इंडिविजुअलिस्टिक एंड एशियन जो कल्चर है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई कलेक्टिविस्ट। यहाँ पे देखो ये रहा, देखो किसमें, इसमें कितना डिस्टेंस है, इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस दिखाया है, जो इंडिविजुअलिटी दिखा रखी है, सेपरेटेड है। यहाँ पे इंडिविजुअल और ये ग्रुप, तो ये शिफ्टिंग नेचर है, इंडिविजुअल और खुद में, और यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं सर इसमें ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो रहा, ये कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। कंसेप्ट ऑफ, थोड़ा बुक ऐसा है ना, इसलिए करना पड़ रहा है बार बार। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी का जो फ्रॉम लेटिन वर्ड, पर्सनालिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड दैट इज पर्सोना, द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन द रोमन थ्रिएट। तो ये पर्सोना क्या है, एक मास्क था यूज्ड बाय रोमन पर्सन एक्टर्स इन द रोमन थ्रिएट्स फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप। आफ्टर पुटिंग द मास्क द ऑडियंस एक्सपेक्टेड द पर्सन टू परफॉर्म इन द रोल द पर्टिकुलर मैनर। तो उस पर्टिकुलर मैन जो मास्क पहना उसके पर्टिकुलर मैनर में उसमें बिहेव करने के लिए ऑडियंस एक्सपेक्ट करती थी। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी। इसमें पर्सनालिटी के 3-4 ऐसे डेफिनेशन थोड़ा अलग अलग सा मिलेगा, बट हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। एक कॉमन डेफिनेशन याद कर लो कि लिखने में इजी पड़े। वैसे तो सबको पता है रिलेटिव एंड्योरिंग पर्सनालिटी, अभी जो हमने पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में। ऑल्सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पर्सनालिटी जनरली रिफर्स टू द फिजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल। ये तो बात गलत है। इन्होंने कहा पर्सनैलिटी से रेफर्स करता है सिर्फ फिजिकल, मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस, आउटर चीज़ों को देख के, ऐसे एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के आप बता रहे हो कि एक पर्सनैलिटी क्या होगी इंडिविजुअल की। दिस इज करेक्टली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फाइट गुड लुकिंग एज्यूम दैट दिस नोशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन सुपरनोशन विच में नॉट बी करेक्ट। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ हो। फिर आता है इन साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन थे तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ characteristic ways of responding to the individuals and situation। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ किसी एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड करना, फिर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है उसके बारे में दे रखा है, जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है इसकी। फिर जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है, सर्टन कैचवर्ड्स आर साई, सेंसिटिव, क्वाइट, कंसर्न्ड, वार्म आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी। टाइप पर्सनैलिटी कौन कौन से टाइप की, कौन कौन किस तरीके की है। Personality refers to unique and relative stable qualities
दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिसमें भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की, रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होता है ऐसा। फिर यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, ये भी थोड़ा अच्छा ही है। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन अक्रॉस टाइम पीरियड कैरेक्टराइज हिज और हर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया है क्योंकि स्टेबल, यहाँ पे लिखा था ना रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, थॉट्स में, इमोशंस में कोई चेंज, ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस कोई भी सिचुएशन है उतना ऐसे चेंज नहीं आ रहा। जैसे अब मान लो आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत ऑनेस्ट हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप टाइम के हिसाब से चेंज कर दोगे, टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर सिचुएशन में, कि अगर किसी ने मुझे, अगर किसी क्या कहते हैं, अगर फैमिली में किसी ने पूछा तो मैं ऑनेस्ट हूँ, बाहर किसी ने पूछा तो नहीं हूँ, ऐसा ऐसा कुछ करके टाइम पे कि हाँ 7 बजे मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट पर्सन इज मोर लाइकली टू रिमेन ऑनेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। अब टाइम और सिचुएशन थोड़ी देखा कोई ऑनेस्ट पर्सन है तो। अब यहाँ पे क्या दिया, पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को कैरेक्टराइज कर किया है इधर? सबसे पहले बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल तो चलो ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देना, अगर तुम लोग किसी से ज़्यादा दोस्ती वोस्ती करने जा रही हो तो। बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ये नहीं कि सिर्फ बाहर से ऐसा अच्छा दिखे या ना दिखे, जो भी है, एंड साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए, दिमाग तो भी चलना चाहिए, फिर क्या फ़ायदा। इट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक गिवन इंडिविजुअल। इट मेन फीचर डू नॉट ईजिली चेंज विद टाइम, ठीक। इट इज़ डायनेमिक। अब डू नॉट ईजिली चेंज विद टाइम, इट इज़ डायनेमिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर, कुछ फीचर्स हैं, जैसे कुछ सिचुएशन ऐसा है, मे बी चेंज ड्यू टू द इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स। कुछ ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी मे टू चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स, हर बार चेंज नहीं होगा। क्या था, हाँ, पर्सनैलिटी इज अडेप्टिव टू सिचुएशंस। वंस वी आर एबल टू कैरेक्टराइज समवंस पर्सनैलिटी वी कैन प्रेडिक्ट। तो किसी की भी पर्सनैलिटी को हमने कैरेक्टराइज कर लिया तो उससे हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा, वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं तो उससे डील करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, चाइल्ड हु डज नॉट लाइक ऑर्डर्स। एक लड़का है, एक लड़का क्या चाइल्ड बोला है, एक बच्चा है जो चाइल्ड डज नॉट लाइक, जिसको ऑर्डर्स पसंद नहीं है, तो उसको इफेक्टिवली कैसे डील करेंगे हम, उसको ऑर्डर नहीं देकर। चाइल्ड विल नॉट बी गिवन टू ऑर्डर बट टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द चाइल्ड में चूज़। तो उसको कुछ ऐसे ऑप्शन दे दो कि ऑर्डर मत दो, उसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स दे दिया विच चाइल्ड में चूज़। सिमिलरली, चाइल्ड हु इज फीलिंग इन्फीरियोरिटी नीड्स टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम चाइल्ड हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो डिफरेंट कैसे चिल्ड्रन को ट्रीट करना उसमें बताया। अब सिनोनिम्स ऑफ पर्सनालिटी बॉक्स 2.1 में ये जो दिया है, टेम्परामेंट, ट्रेट, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर्स, हैबिट्स, वैल्यूज, रिलेटेड टर्म में पर्सनालिटी से आगे यूज़ होने वाले हैं। फिर आता है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटीज़। इसमें क्या था वैसे, तो सब बेसिक चीज़ें उसमें पढ़ लेना एक बार। नंबर ऑफ अप्रोचेज एंड थ्योरिस्ट हैव डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियरल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ईच थ्रोज ऑन लाइट ऑन सम। तो कुछ चीज़ों पे वो फोकस करेंगे, ज़रूरी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी पे फोकस नहीं करने वाले हैं, जो भी बिहेवियरल डिफरेंसेस उन्होंने डेवलप किया थ्योरिस्ट ने। तो सबसे इसमें है, साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, ठीक है। ये रहा टाइप एंड ट्रेट का, ये देखो, टाइप क्या है, ब्रॉड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ट्रेट क्या है, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, एक स्पेसिफिक चीज़ों पे या फिर पैटर्न पे वो ध्यान देगा, यहाँ पे ब्रॉड पैटर्न। नेक्स्ट क्या है, इंट्रैक्शनल अप्रोच, जो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो सबसे पहले इसमें यहाँ से टाइप हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया है टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच के बारे में। तो टाइप एंड ट्रेट अप्रोच टू द पर्सनैलिटी। सबसे पहले टाइप अप्रोच, अटेम्प्ट्स टू कम्प्रीहेंड ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स in the observed behavioral characteristics of individuals। ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड याद रखना। टाइप अप्रोच में कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ऑफ इंडिविजुअल्स, ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप ऑफ विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड in terms of similarity to their behavioral characteristic with
विद दैट पैटर्न। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ दिया है जो टाइप पर्सनैलिटी, जैसे आगे आपने पढ़ा होगा टाइप ABCD ऐसे करके मान लो एक पर्सनैलिटी बना दिया कि कोई ऑनेस्ट है, तो जितने भी ऑनेस्ट है उनको, जितने भी ऑनेस्ट है या फिर जितने भी ब्रेव हैं ऐसे करके एक पैटर्न लिया, उसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग टाइप में लोगों को कैटेगराइज कर दिया कि ऑनेस्टी वाले इसमें जाएंगे, ब्रेवरी वाले इसमें जाएंगे, जो ज़्यादा डिटरमाइंड वो वाले इसमें जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे लिखा है ना। ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप, जो बिहेवियरल पैटर्न है रेफर्स टू वन टाइप इन विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी। तो जिनमें ये जो फीचर्स या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे उनको अलग अलग टाइप में भेज दिया जाएगा। प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी टू देयर बिहेवियर, जैसे सिमिलर बिहेव करेंगे, जैसे मैं और आप एक सिमिलर बिहेव कर रहे हैं तो हम लोग एक टाइप में हो जाएंगे, और कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो अलग बिहेव कर रहा है, दूसरे टाइप की बिहेवियर है उसका, तो वो एक अलग टाइप में चला जाएगा, उसमें ऐसा है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट टू दिस, ट्रेट अप्रोच क्या है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में, एक बार देख लेना जाके, बहुत सारे होते हैं वैसे तो उसमें 5 ही डिस्कस किया। अलॉन्ग विच इंडिविजुअल्स टेंड टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज। तो इसमें ये जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया, ये कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, इसके लिए कीवर्ड्स बन जाता है। ट्रेट अप्रोच में ज़्यादा फोकस हम लोग इसमें कंसिस्टेंट रहता है, जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है कंसिस्टेंट रहता है और स्टेबल रहता है, और स्पेसिफिक पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये वाला ब्रॉड पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देता है। अलॉन्ग विथ फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर पर्सन में बी लेस शाई वेर एज मे बी मोर। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस की बात किया है, मोर और लेस की ज़्यादा बात की है। और वन पर्सन में बी लेस फ्रेंडली, कोई एक फ्रेंड लेस फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा फ्रेंडली है। Here, shyness and friendliness represent the trait along which individuals can be rated in terms of degree of presence or absence and concerned with behavioral quality of trait। तो यहाँ पे quality के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पे था characteristics, यहाँ पे behavioral quality of the trait। नेक्स्ट आता है the interactional approach holds the situational characteristics। People may behave as dependent or independent not because of internal or psychological traits। तो जो people का behavior होगा dependent and independently not just because of the internal personality उनकी कैसी है, but नाम में इसका पता चल रहा है इधर interactional approach जो है situational characteristic but of external reward और threat available। तो situation के हिसाब से इसमें जैसा behavior show होगा। Situations can be noted by observing people's observation in places like, तो कौन कौन से सिचुएशन में कौन कैसा, जिसका क्या क्वालिटी है, पर्सनालिटी है, उसमें इसमें है बताया है। जैसे कि कोर्ट रूम में अलग होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप, मार्केट में, ऐसे करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच में देखो ये इसमें देखो साइड इधर रख के देखते हैं। टाइप अप्रोच में क्या है, हिपोक्रेट्स के बारे में देखेंगे अभी कौन थे। उन्होंने 4 चीज़ें दी है, चरक संहिता, उन्होंने त्रिदोषास त्रिगुणास दिया था। शेल्डन ने क्या दिया था, उसके बाद कार्लियम, फ्रीडमैन एंड रोजमैन। ठीक है, सबसे पहले टाइप अप्रोच देखते हैं इधर। एज एक्सप्लेन पर्सनैलिटी यूज टू रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल सेट ऑफ फैक्ट्स। तो पर्सनैलिटी सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी efforts to categorize people into personality type have been made from ancient time। तो लोगों को पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको कैटेगराइज करना ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला रहा है। सबसे पहले कौन आता है, हिपोक्रेट्स। नोट्स में देखो क्या, इसमें थोड़ा अजीब सही आ रहा है यार, ये दिक्कत कर रहा है। हिपोक्रेट्स हैड प्रपोज्ड अ टिपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड एंड ह्यूमर्स। इन्होंने क्लासीफाई किया था सब कुछ चीज़ों में, 4 चीज़ों में, बस इतना याद रखना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना अभी। सबसे पहले इसमें जैसे 4 चीज़ों में कैटेगराइज किया था, क्लासीफाई किया था पीपल, लोगों को, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकॉनिक एंड कोलेरिक एंड स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर। सारे कैरेक्टराइज जो किया है स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर। इन इंडिया ऑल्सो चरक संहिता, फेमस ट्रीटीज ऑन आयुर्वेदा, क्लासीफाई किया था इन्होंने वात पित्त कफ, ये क्या है, त्रिदोषा, बेस्ड ऑन 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स कॉल्ड त्रिदोषास। Each refers to the type of temperament called prakriti, basic nature of a person. Apart from this, is type of typology personality based on त्रिगुणास। तो दोष दिया है तो गुण भी तो देंगे, दैट इज सत्व, रजस एंड तमस। सत्व क्या है, उसके बाद ये रहा, तमस क्या है, एक मिनट रुको, इसमें से देख ले यार।
त्रिगुणास दिया किसने, ये रखा टाइप, हिपोक्रेट्स ग्रीक फिजिशियन, पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड ह्यूमर, 4 टाइप संगीन ये दिया, चरक संहिता इंडियन, त्रिदुषास वात पित्त कफ, 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स है ये, रिप्रेजेंट टेम्परामेंट या फिर नेचर, त्रिगुणास प्रेजेंट इन एवरीवन बट डिफरेंट रेशियोज, हर किसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है बट रेशियो मैटर्स। इसमें क्या है, सबसे पहले है सत्व, क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट और डिसिप्लिन। रजस में क्या है, जेलसी, डिससेटिस्फैक्शन, मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी और एनवी। तमस में क्या है, एंगर, लेजीनेस, डिप्रेशन, हेल्पफुलनेस एंड एरोगेंस। तो ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव था, यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसा आया, फिर थोड़ा और, तमस में तो है ही खत्म। तो हर किसी में ये चीज़ें होती हैं बट अलग अलग रेशियोज में होता है। फिर नेक्स्ट आता है शेल्डन, यूजिंग बॉडी बिल्ड्स एंड टेम्परामेंट एज अ मेन बेसिस। इन्होंने क्या दिया, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ये सारे स्टीरियोटाइप्स। करेक्ट नहीं है कि हाँ ऐसा होगा, तो करेक्ट नहीं है कि हाँ यही होगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ये सब पढ़ लिया, ऑल थ्री गुनास इन दिस। तो शेल्डन ने क्या दिया, यूजिंग बॉडी फ्लूइड एंड टेम्परामेंटल एज द मेन बेसिस, शेल्डन प्रपोज्ड द एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक टिपोलॉजी। एंडोमॉर्फिक में क्या है, जो लोग उनको टाइप ऐसे टाइप में ऐसा डाल दिया कि जो लोग फैट हैं, सॉफ्ट हैं, राउंड है, ये लोग एंडोमॉर्फिक टाइप में आ गए। फिर बाय टेम्परामेंट, हाँ अरे हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, एक सेकेंड। इन्होंने बॉडी फ्लूइड, एक तो फिजिकली और यहाँ पे टेम्परामेंटल मतलब साइकोलॉजी, जो उनका नेचर है, इन दोनों को मेन बेसिस पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो एंडोमॉर्फिक है ना, उसमें 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले वो लोग इस पे दिखेगा, मेन उस पे दिखेगा क्या, बॉडी बिल्ड पे देखें तो उनका जो फिजिक है कैसा है, फैट, सॉफ्ट एंड राउंड। और टेम्परामेंटल वाइज कैसे हैं वो लोग, रिलैक्स्ड एंड सोशलेबल। ठीक है, ये एक खत्म हुआ। नेक्स्ट द मेसोमॉर्फिक में कौन आते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैट वैट हो गया, ओबेसिटी वाले लोग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हो गए, जिम वाले बंदे। दे आर रेक्टेंगुलर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस। ठीक है, ये वो टेम्परामेंटल बताया, यहाँ पे तो बॉडी बिल्ड बताया, यहाँ पे टेम्परामेंटल बताया, एनर्जेटिक एंड करेजियस। इसको ऐसे क्या बताऊँ अभी मैं, रुक जाओ बताता हूँ। एनर्जेटिक एंड द एक्टोमॉर्फिक आर थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल इन बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड समझ गए हो ना, बॉडी बिल्ड में क्या है, थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल। एंड ब्रेनी में आर्टिस्टिक, दे आर ब्रेनी एंड आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट। तो जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला, तो सबसे पहले मैंने बॉडी बिल्ड वाला लिखा है, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, रेक्टेंगुलर, थिन, फ्रेजाइल एंड दिस। ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ये टेम्परामेंटल वाइज है, मतलब बिहेवियर कैसा है, माइंड से रिलेटेड है, नेचर कैसा है उनका। नेक्स्ट हो गया, देखो, एंड दे आर मोर लाइकली स्टीरियोटाइप्स विच पीपल होल्ड। तो ज़रूरी नहीं है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो मस्कुलर होगा वो ऐसा ही होगा, या फिर मतलब समझ गया ना, बस। युंग हैज़ प्रपोज्ड अनदर इम्पॉर्टेंट टिपोलॉजी ऑफ ग्रुपिंग पीपल इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रावर्ट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रावर्ट समझ गए होगे। Introvert are people who prefer to be alone, tend to avoid others, withdraw themselves in face of emotional conflicts, are shy. Extrovert on other hand sociable, are shy हो गया यहाँ तक, ये introvert shy तक। Extroverts on the other hand sociable, outgoing, withdrawn occupations that allow directly dealing with the people and react, basic चीज़ें। नेक्स्ट आता है फ्रीडमैन रोजेस ने क्या दिया, इन्होंने क्लासीफाई किया इंडिविजुअल्स को टाइप ए और टाइप बी में। ठीक है, तो टाइप ए में कौन कौन से लोग आते हैं, पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय टाइप ए, पर्सनालिटी दैट हाई मोटिव। ये भी अब ज़रूरी थोड़ी है कि मान लो मैं बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे अंदर लैक पेशेंस भी होगा, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, ग्रीट हरी, ऐसा नहीं है भाई। तो हाई मोटिवेशन, लैक पेशेंस, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, ग्रेट हरी एंड फील लाइक ऑलवेज बर्डन विथ वर्क, नो नॉट एट ऑल। सच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स। ठीक, पीपल विथ टाइप ए पर्सनैलिटी आर मोर सस्पेक्टेबल टू प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन। दो पीपल जो टाइप ए पर्सनैलिटी में आते हैं उनको हाइपरटेंशन, क्रोनरी हार्ट डिसीज, CHD, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD विथ टाइप ए पर्सनैलिटी इज समटाइम्स इवन। तो जो रिस्क, जो ये जो हाइपरटेंशन और CHD से जो रिस्क हो सकता है कोई इंडिविजुअल को विथ टाइप ए पर्सनैलिटी इज समटाइम्स इवन ग्रेटर देन द रिस्क कॉज बाय द हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई दिस। टाइप ए पर्सनैलिटी इज समटाइम्स इवन ग्रेटर दैन द रिस्क ऑफ। तो टाइप ए पर्सनैलिटी से ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में इससे ज़्यादा नुकसान ये इसके हैं,
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या स्मोकिंग से ज़्यादा नुकसान टाइप ए से है, ऐसा. समटाइम्स इवन ग्रेटर देन द रिस्क कॉज्ड बाय, ग्रेटर देन मैथ वाले तो समझ गए होंगे, ग्रेटर देन द रिस्क कॉज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. टाइप बी में अपोजिट है, अपोजिट टू द टाइप बी, सॉरी अपोजिट टू दिस. टाइप ए का अपोजिट क्या है? टाइप बी. पर्सनैलिटी विच कैन बी अंडरस्टूड एज, जिसमें रिलैक्स, इजी गोइंग, पेशेंट, मोटिवेटेड, कंपोज्ड. ये मैम ने लिखवाया था, मैं लिख लेना. नेक्स्ट आता है टाइप सी. मॉरिस हैज सजेस्टेड, मॉरिस ने टाइप सी दिया था. वे देखो तो मॉरिस टाइप सी में उन्होंने किस चीज़ के बात की थी? कैंसर, नेगेटिव इमोशंस, कोऑपरेटिव, अनअसर्टिव पेशेंट. टाइप डी में डिप्रेशन के बारे में बात किया गया था. बस यहाँ तक समझ आया. जैसे यहाँ पे देखो, डिसप्रेस, नेगेटिव इमोशंस, एंगर एंड दिस. मोर रिलेटिव टाइप डी इज पर्सनैलिटी हैव बीन सजेस्टेड विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोननेस टू डिप्रेशन. एंड देन ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल. ह्यूमन बिहेवियर जो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड वेरिएबल. असाइनिंग पीपल टू पर्टिकुलर पर्सनैलिटी डिफिकल्ट. अब जैसे हर किसी का बिहेवियर अलग है, हर कोई थोड़ी इस टाइप ए में ही फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो पर्टिकुलर असाइनिंग पीपल टू, एक पर्सनैलिटी जो असाइन करना है पीपल को इज़ वेरी डिफिकल्ट एक पर्टिकुलर इसमें टाइप में. एंड पीपल डू नॉट फिट इन सच सिंपल कैरेक्टरिस्टिक सेम सो नीटली. छोड़ो, कुछ काम करनी है. ट्रेट अप्रोच. नेक्स्ट आते हैं ट्रेट अप्रोच. These theories are mainly concerned with the description और characteristics of basic component of personality. तो हमने इसमें क्या, अभी ट्रेट अप्रोच में क्या बात किया था कि वो स्पेसिफिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ, एक बेसिक कंपोनेंट जो पर्सनैलिटी का, लाइक ले लो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है ना, डिटरमाइंड. जो पर्सन बहुत ज़्यादा, एक उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर ज़्यादा फोकस किया कि वो डिटरमाइंड है, तो उसके अराउंड, उससे सिर्फ एक डिटरमाइंड को देखकर कैसे पर्सनैलिटी को इन्होंने उसमें ऐसे जज करते हैं कि अगर ये डिटरमाइंड है तो और क्या क्या हो सकता है. इसमें ट्रेट पे ज़्यादा ध्यान दिया है. तो दे आर ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी. बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर. इससे डिस्कवर, एक दे ट्राई टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी. समझ लो, जैसे मैंने बताया, अगर सिर्फ डिटरमाइंड है, कोई पर्सन डिटरमाइंड है या फिर ऑनेस्ट है या फिर पैशनेट है, तो सिर्फ उस चीज़ को देखकर वो लोग डिस्कवर करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पर्सनैलिटी का. ह्यूमन बींग्स डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन. तो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, सबका साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, सबको पता है. येट अब वेरिएशन तो होता है, बट समवेयर इट इज़ पॉसिबल टू क्लब देम, उनको मिला के एक स्मॉलर नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट बनाया जा सके. ट्रेट अप्रोच इज़ वेरी सिमिलर टू आवर कॉमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे लाइफ. तो ट्रेट अप्रोच जो है जिसमें हम पढ़ेंगे वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन है. एक सेकेंड, ठीक. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हेन वी कम टू नो दैट, अगर हम जानते हैं कोई एक बंदा सोशलेबल है, तो हम उससे एज्यूम कर सकते हैं कि जो वो शी और ही विल बी नॉट ओनली, सिर्फ वो कोऑपरेटिव, अगर सोशलेबल है तो सिर्फ कोऑपरेटिव, फ्रेंडली या हेल्पिंग नहीं होगी, बट ऑल्सो इंगेज इन बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स अदर सोशल कंपोनेंट्स में. अगर सोशलेबल है तो अदर सोशल कंपोनेंट्स में भी वो इन्वॉल्व करेगा या करेगी. दस ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे अभी बताया, जैसे मान लो सोशलेबल को ले, तो सिर्फ प्राइमरी ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक. तो एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करता है ट्रेट अप्रोच. स्पेसिफिक, प्राइमरी, स्पेसिफिक. सिर्फ सोशलेबल को देखा और यहाँ से चीज़ों को जज कर लिया या प्रेडिक्ट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये उसका बिहेवियर होगा या फिर ये उसकी और तरीके से वो बिहेव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ये होगा. They include a wide range of possible behaviors that are activated according to the demands of situation. To summarize, traits क्या हैं? Relatively enduring, relatively stable over time. अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे? देखो इधर देखो, कहाँ गया? Consistent and stable ways. Come back. तो ट्रेट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वैरी, इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनैलिटी.
तो उनका स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन जो है वेरी करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ पर्सनैलिटी. एंड अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैव यूज ट्रेट टू फॉर्मुलेट देयर थ्योरीज. तो ट्रेट्स को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज बनाए गए पर्सनैलिटी पे. उसको डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है एलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी. गॉर्डन एलपोर्ट इज, रुको तब तक एक बार नोट्स में देख लो, थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में, इजी. हाँ ये रहा ट्रेट अप्रोच. ट्रेट अप्रोच है ना. Trait approaches identify primarily characteristics of the people. Psychologists have used this trait to formulate these theories. Gordon Allport कौन थे ये याद रखना, 1 मार्क्स में पूछ सकता है. Allport is the considered the pioneer of trait approach. 3 कैटेगरीज दिया उन्होंने, सेंट्रल कार्डिनल, सेंट्रलिटी और सेकेंडरी. उसको आगे हम डिस्कस करेंगे. और कुछ दिया है क्या? नहीं. सेकेंड एंड थर्ड ये जो है सेंट्रल और सेकेंडरी डायनेमिक इन नेचर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. फिर उसके बाद में देखते हैं. नेक्स्ट जल्दी जल्दी. Gordon Allport is considered the pioneer of the trait approach. He proposed the individual possesses number of traits. An individual possesses number of traits which are dynamic in nature. ठीक है. They determine the behavior in such a manner that an individual approaches different situation with different plan. मतलब सेम बिहेवियर होगा डिफरेंट सिचुएशन में. लिखा है ना, इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन विद सिमिलर प्लान्स. एंड द ट्रेट इंटीग्रेट स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. ट्रेट इंटीग्रेट स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के क्या रोल है? नहीं, स्टिमुलस और एक और वर्ड है आगे पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच में. स्टिमुलस और रेनफोर्समेंट कैसे रेस्पॉन्स में चेंज लाता है, रेस्पॉन्स कैसे बिहेवियर में इफेक्ट करता है और बिहेवियर से कैसे पर्सनैलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. अब एलपोर्ट्स आर्ग्यू दैट द वर्ड्स पीपल यूज टू, वर्ड्स याद रख, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना प्रेशर करके. वर्ड्स पीपल यूज टू डिस्क्राइब देमसेल्फ एंड अदर प्रोवाइड ए बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो ह्यूमन पर्सनैलिटी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जो वर्ड्स यूज़ करते हैं पीपल डिस्क्राइब देमसेल्फ, खुद को और दूसरों को डिस्क्राइब करने के, उससे तो हम पर्सनैलिटी, जैसे यहाँ पे लिखा है बोलने से पर्सनैलिटी, ठीक है, दिखती है. ही एनालाइज द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू लुक फॉर ट्रेट विच डिस्क्राइब अ पर्सन. तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड्स उन्होंने जिससे डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी, तो उन्होंने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया. दिस कैरेक्टराइज ट्रेट इनटू कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. कार्डिनल ट्रेट क्या है? हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन. दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच पर्सनस एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व. सिर्फ ये वाला भी याद रखना, एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व. जैसे मान लो एक कोई बंदा ऑनेस्ट है, ठीक है, वो बचपन से ही ऑनेस्ट है, तो पूरा उसका लाइफ जो एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व अराउंड. तो जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो उसका गोल अराउंड विच अ पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू रिजॉल्व. ऑनेस्ट है वो, बचपन से ऑनेस्ट है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, महात्मा गांधी को हम किस लिए जानते हैं? नॉन वायलेंस को लेकर. तो इनके पूरे जीवन में नॉन वायलेंस ही रहा है. तो पूरा एंटायर लाइफ सीम्स टू रिजॉल्व. यहाँ पे हिटलर्स का नाजिज्म, एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनल ट्रेट. सच ट्रेट्स गेट एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ पर्सन स्ट्रांगली दैट दे डिराइव सच आइडेंटिटी इन गांधीयन एंड हिटलरियन ट्रेट. नेक्स्ट आता है ये लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन आर कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट. लेस परवेसिव मतलब लेस इन्फ्लुएंसिंग इन इफेक्ट बट स्टिल जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन. मैं इस पर गूगल में सर्च किया तो उसमें आ रहा था कि बेस्ट इन ऑल थिंग्स, मतलब एक तरीके से हर सिचुएशन में ऐसे करके बेस्ट. तो जैसे इसमें बेसिक, जैसे हम इसमें दिया है लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन आर सेंट्रल ट्रेट. इसमें क्या आ जाएगा? वार्म, सिंसियर, डिजिलेंट, मतलब केयरिंग है. तो ऑफन यूज इन राइटिंग जॉब एप्लीकेशंस फॉर अ पर्सन. तो जैसे हम लोग जॉब एप्लीकेशंस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए लिखते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, तो उसमें ये मेंशन करते हैं कि मैं बहुत इस काम में, या फिर कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो मैं बहुत सिंसियर हूँ एंड मैं ऑनेस्ट हूँ, ऐसे ऐसे करके जो फीचर्स बताते हैं वो है. एंड द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी. इसमें क्या आ जाएगा? ट्रेट्स, एक सेकेंड, हाँ, ट्रेट्स सच एज लाइक्स मैंगो और प्रेफर. तो अभी मान लो यू लाइक मैंगो, तो ये तो चीज़ें डायनेमिक भी है, तो चेंज भी हो सकती है. कार्डिनल में भी, ये सेंट्रल में भी चेंज हो सकती है, लेकिन ये पर्सन्स की पूरी लाइफ में जो चीज़ें इवॉल्व कर रही है तो चेंज नहीं हो सकता ना. ये वाला क्या हो गया? सच एज लाइक मैंगोज और prefers ethnic clothes are example of secondary traits. While Allport acknowledges the influence of
situational or behavior. He held the way person reacts to given situation depends on his or her trait, although people sharing the same trait. तो सिचुएशन पर्सन रिएक्ट टू द सिचुएशन डिपेंड ऑन हिज, जो जो ट्रेट्स हैं उनके, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनालिटी है, तो डिफरेंट सिचुएशन में वो वेरी करेगा. एंड पीपल शेयरिंग द, जिसका भी सेम ट्रेट है, जिसका सेम ट्रेट है वो माइट एक्सप्रेस इन डिफरेंट, तो वो भी डिफरेंटली तरीके से उसको एक्सप्रेस करेगा. When this means that the any variation trait would be elicit different response in the same situation. फिर आता है कैटल्स पर्सनालिटी फैक्टर. कौन है ये? रेमंड कैटल. इन्होंने क्या क्या चीज़ें दिया है पढ़ते हैं यार. रेमंड कैटल बिलीव दैट, क्या बिलीव करते थे ये, दैट देयर इज़ अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें पीपल डिफर करते हैं. दिस स्ट्रक्चर एंड कॉमन स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पिरिकली मतलब कि ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से या फिर एक्सपेरिमेंट से. ही ट्राइड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्रेट्स फ्रॉम ए ह्यूज एरे ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स फाउंड इन लैंग्वेज. ही अप्लाइड is a statistical technique called factor analysis. To discover the common structure, he found 16 primary or source trait. ये रहा फैक्टर एनालिसिस, उस चीज़ को कहा है. तो यहाँ पे अगर देखें नोट्स में, द स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पिरिकली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से. अप्लाइड स्टैटिकल टेक्निक्स कॉल्ड फैक्टर, तो उन्होंने एक स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई किया जिसको उन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा. और ही फाउंड 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट जो कि स्टेबल होते हैं. एंड देखो यहाँ पे फाउंड द सोर्स आर स्टेबल एंड आर कंसिडर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी. ये जो स्टेबल सोर्स, जो प्राइमरी और सोर्स ट्रेट है स्टेबल है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है पर्सनैलिटी का. बिसाइड दिस देर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सोर्स सरफेस ट्रेट. इसके अलावा बहुत सारे सरफेस ट्रेट भी होते हैं दैट रिजल्ट आर इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट. ये देखो इंटरेक्शन बिटवीन दीज सोर्स ट्रेट, ये जो सोर्स ट्रेट है इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, रिसोर्स आउट इन फॉर्म ऑफ, रिजल्ट आउट इन फॉर्म ऑफ सरफेस ट्रेट. तो इनके बीच का जो 1 2 3 4 16 तक है जिनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये सरफेस ट्रेट को फॉर्म करेगा. एंड ये है क्या कहते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है बीच में बट ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट में है, अपोजिट टेंडेंसी है. फिर उन्होंने क्या किया, ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट फॉर असेसिंग ऑफ पर्सनैलिटी. ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें. फिर ये आता है इसमें H.J. आइजेंक्स थ्योरी. उन्होंने पर्सनैलिटी को 2 ब्रॉड डायमेंशंस में किया, बायोलॉजिकली, जेनेटिकली. इसमें क्या है, न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबल, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन. थर्ड डायमेंशन दिया इन्होंने साइकोलॉजिज्म, सोशलिज्म. ठीक है. फिर इन्होंने भी एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर वो किया. 5 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं. कौन है ये? आइजेंक्स थ्योरी. आइजेंक्स प्रपोज द पर्सनैलिटी कुड बी reduced into two broad dimensions. They are biologically and genetically. Each dimensions subsumes a number of specific traits. These dimensions are, सबसे पहले न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. अगर तुमने टेस्ट किया होगा, आई थिंक MPI है ना, MPI है, हाँ MPI शायद है, हाँ उसमें जो हमने MPI ये सब स्कैट RSPM किया होगा स्कूल में, वही है शायद से. न्यूरोटिज्म और इमोशनली स्टेबल कितना % है उसके बारे में शायद वो देखता है. इट रेफर्स टू द डिग्री टू द विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स. इसमें क्या है, एट 1 एक्सट्रीम डायमेंशंस वी फाइंड पीपल आर हु, जो न्यूरोटिक हैं, दैट दे आर एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेस, क्विकली लूज कंट्रोल. न्यूरोटिज्म इसका अपोजिट, इमोशनली स्टेबल का अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे देखो. एंड जो ये है, जो इमोशनली स्टेबल एट द अदर हैंड, एक्सट्रीम लाइफ पीपल जो हु आर काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल. फिर एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन के बारे में दिया. तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑन विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग और सोशली विदड्रॉन. एडवांस इन दोज हु आर एक्टिव, जो एक्टिव हैं, ग्रीगेरियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग हैं, वो कौन है, इसमें आ जाएंगे एक्स्ट्रावर्जन में. एट अदर हैंड एक्सट्रीम्स आर पीपल हु आर पैसिव, क्वाइट, कॉशंस एंड रिजर्व्ड, वो इंट्रोवर्जन में आ जाएंगे.
नेक्स्ट इन्होंने लेटर आइजेंक्स प्रपोज थर्ड डायमेंशन दिया कॉल्ड साइकोटिज्म वर्सेज सोशिएबिलिटी। साइकोटिज्म क्या है? साइकोटिज्म दैट टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, एगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। और वहीं पे सोशलेबल क्या हो जाएगा? जो सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, लोगों से घुल मिल जाता है, बातें करता है एक्सेट्रा वो। उसके बाद ये पढ़ते हैं 5 फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी। ठीक है, कहाँ गया? द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बेसिस पर्सनैलिटी ट्रेट हैज़ टेकन द तो इस जो भी पर्सनल अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखा ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी को, इसको रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई। तो पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे हैव एग्जामिन्ड ऑल पॉसिबल, तो इन्होंने एग्जामिन किया ऑल पॉसिबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, जिन्होंने फाइंड किया सेट ऑफ 5 फैक्टर्स कॉल्ड बिग फैक्टर थ्योरी। सबसे पहला इसमें आता है, इसको ओशियन वर्ड से याद कर लेना, OCEAN, ओशियन से याद कर लेना, ईजी पड़ेगा। ओशियन सबसे पहला ओ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर इमेजिनेटरी, वैसे तो बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ है नहीं। क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज, कल्चरल परस्यूट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज हु स्कोर लो एंड रेड। एक्स्ट्रावर्जन में अभी तक एक्स्ट्रावर्जन वही पढ़ा था, सोशली एक्टिव, असर्टिव, आउटगोइंग, विड्रॉन, फन लविंग, अपोजिट टू हु आर शाई। Agreeableness, who are helpful, cooperative, friendly and caring, nurturing, those who style and self agreeable, caring, nurturing and cooperative and friendly। neuroticism में इसमें थोड़ा ये वाला नेगेटिव है। unstable, anxious, worried, fearful, distressed, irritable, hypertensive। others are people who are adjusted, इसका अपोजिट भी दे रखा है बीच बीच में लास्ट में। conscientiousness, those who score high in this factor, achievement oriented, dependable, reasonable, hard working, self control, opposite there who are impulsive। तो ये जो फैक्टर एनालिसिस ऑफ दिस फैक्टर ट्रेट फाउंड इन अक्रॉस कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट मेथड। तो जो पर्सनैलिटी है उस डिफरेंट कल्चर से भी हम समझ सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट मेथड से भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे साइकोडायनेमिक अप्रोच। ये साइकोडायनेमिक अप्रोच पूरा सिगमंड फ्राइड ने दिया था। दिस इज हाईली पॉपुलर अप्रोच टू स्टडिंग। साइकोडायनेमिक अप्रोच था पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले किसने दिया? कंट्रीब्यूट, तो इसमें सबसे लार्जली कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्राइड, हिज फिजिशियन डेवलप्ड हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस में अंडर द कोर्स को। एंड दिस उन्होंने क्या किया? ही यूज्ड हिप्नोसिस टू ट्रीट पीपल। एक पेज और रह गया, 2 पेज और। ही ट्रीट हिप्नोसिस टू ट्रीट पीपल विथ फिजिशियन एंड इमोशनल प्रॉब्लम। हिप्नोसिस मतलब उनको चीज़ों को समझाकर, उनको अवेयर कराकर ट्रीट करते थे पीपल जो फिजिकली और इमोशनली प्रॉब्लम में है। ठीक है, उन्होंने टॉक्ड अबाउट द 3 often feel better। फ्रॉइड यूज फ्री एसोसिएशन उन्होंने यूज़ किया फ्री एसोसिएशन मेथड इन विच पीपल पर्सन इज आस्क्ड ओपनली शेयर ऑल। फ्री एसोसिएशन मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें पर्सन को ओपनली शेयर पूछा जाता है कि अपने अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स ऐसा करके शेयर करने को। नेक्स्ट, ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर टू अंडरस्टैंड इंटरनल। तो ह्यूमन फंक्शन, ह्यूमन माइंड के इंटरनल फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें दी। 3 चीज़ें ये उन्होंने उनके बारे में 3 चीज़ों के बारे में बात किया। सबसे पहले इसमें ये हो गया इतना, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। साइकोडायनेमिक अप्रोच बाय सिगमंड फ्रॉइड, स्टडिंग पर्सनालिटी हिप्नोसिस, अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड के लिए ये 3 चीज़ें। फिर आता है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? जैसे मान लो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर पढ़ाई भी करना है, एक टाइम पे ऐसा थॉट भी आ रहा है कि खेलने जाएं, ये करें, तो उसके बीच में मन ही मन में इमोशनली एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। उसके क्या सोर्सेज हैं, कंसिक्वेंस क्या है, डीलिंग कैसा है, ओरिजिन, आफ्टर इफेक्ट एंड डीलिंग कैसे, उसको रिजल्ट, उसका क्या मतलब प्लानिंग करके डील करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में है। और क्या है, एक सेकेंड रुको, इन्होंने किन चीज़ों के बारे में बात किया? विजुलाइज ह्यूमन माइंड इन 3 लेवल्स में इन्होंने ह्यूमन माइंड को विजुलाइज किया। सबसे पहला लेवल है कॉन्शियस, इंक्लूड थॉट्स, फीलिंग, एक्शन ऑफ विच वी आर अवेयर। ठीक है, कॉन्शियस जिसमें हम अवेयर हैं, जो अंडरलाइन किया उस पर ध्यान देना एक बार। सेकेंड लेवल क्या है? प्री कॉन्शियस, इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी, पीपल बिकेम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू। तो मेंटल एक्टिविटी जिसमें अगर किस चीज़ को भी जब हम ज़्यादा अटेंशन देंगे तब जाके हम उस पर जब उससे हम अवेयर हो पाएंगे। थर्ड क्या है? टोटली अनअवेयर, इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर। मेंटल एक्टिविटी तो चल रही है, दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन हम उससे चीज़ से टोटली अनअवेयर हैं।
ठीक है। उसके बाद डेवलप थेरोपिटिकल प्रोसीजर्स कॉल्ड साइकोएनालिसिस गोल सेटिंग टू ब्रिंग रिप्रेस्ड इंटरेस्ट, ये पढ़ेंगे अभी। आ जाओ, थोड़ा फास्ट रीड करते हैं, रिवीजन चल रहा है ना भाई। 3 लेवल्स ऑफ ये कॉन्शियसनेस में पढ़ लिया हमने, अवेयर, इसमें क्लोजली अटेंड करेंगे तब, अनकॉन्शियस में टोटली अनअवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड द अनकॉन्शियस एज अ रिजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल डिज़ायर्स। तो फ्रॉयड के हिसाब से जो अनकॉन्शियस है, यहाँ पे डायग्राम भी देख लेना एक बार, ये वाला अनकॉन्शियस जो है वो क्या है, एक रिजर्वोयर है इंस्टिंक्टिव और एनिमल डिज़ायर्स का। जो ऐसा वर्ड मीनिंग सर्च किया था इसका, तो ये आया था कि एक ऐसा बिहेवियर जैसे जो नेचुरली करेंगे हो, या फिर अनकॉन्शियस हो, अनअवेयर हो, मतलब बिना सोचे समझे वो एक तरीके से हो, विदाउट थिंकिंग। इट ऑल्सो स्टोर, इट मतलब यहाँ पे अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो स्टोर ऑल आइडियाज़ एंड विशेज दैट आर कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस परहैप्स बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये क्या करता है, ऑल्सो स्टोर आइडियाज़ एंड विशेज, कंसील्ड मतलब कि हाइड या फिर केप्ट इन सीक्रेट, तो उससे मतलब हाइड फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस। तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस से उसको ऐसा छुपा के रखता है, फिर सीक्रेटली रखता है, क्योंकि अगर जब अवेयर हो गए, कॉन्शियसली हो गए उससे, अगर जो भी ये आइडिया स्टोर से इससे हम कॉन्शियस हो गए, तो क्या होगा, उससे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। मोस्ट ऑफ द अराइज फ्रॉम सेक्शुअल डिज़ायर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली एंड देयर आफ्टर रिप्रेस्ड। तो जो सिगमंड फ्रॉयड की चीज़ें हैं, इन्होंने मोस्टली 2 चीज़ों के बारे में बात किया, एक तो सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में, और दूसरा इन्होंने बात किया एग्रेसिव के बारे में। इस 2 टर्म्स के बाद आगे देखेंगे हम लोग पोस्ट फ्रॉयडन अप्रोचेस के बारे में। इन्होंने पोस्ट फ्रॉयडन अप्रोचेस के बारे में जो इन 2 चीज़ों पे इन्होंने बात किया, उसको और बाकी जो इनके कलीग्स थे उन्होंने और जाके बढ़ाया और चीज़ों के बारे में बात किया है। तो इन्होंने सिर्फ और भी बहुत सारे होते हैं वैसे तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर, इन्होंने सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर को बताया है, उसके बारे में बात किया है, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपनली, और इसको हम रिप्रेस कर देते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं। तो पीपल कंस्टेंटली स्ट्रगल, पीपल बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं टू फाइंड आइदर सोशली एक्सेप्टेबल वेज टू एक्सप्रेस, या तो वो अपने अनकॉन्शियस को जो भी ये थॉट्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स, इसको क्या करें, वो एक्सप्रेस करें, या उसको केप्ट दोज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम इट, तो उसको एक्सप्रेस ना करें। इससे क्या होता है, एक अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स इन एबनॉर्मल बिहेवियर। इससे क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसे कॉज करेगा। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग कह रहा हूँ क्या, ये मिस है मुझे लगा, हाँ, मिस प्रोनाउंसिएशन, जोक्स एंड ड्रीम्स प्रोवाइड अस विद अ मीन्स टू अप्रोच अनकॉन्शियस। तो एक ऐसा मीन्स जो अनकॉन्शियस को अप्रोच करने के लिए क्या ये चीज़ें दे रखा है। फ्रॉयड डेवलप्ड अ थेरेपेटिक प्रोसीजर कॉल्ड साइको एनालिसिस। उन्होंने एक थेरेपेटिक प्रोसीजर डेवलप किया जिसको कहते हैं साइको एनालिसिस। इसका बेसिक गोल क्या है, थेरेपी इज टू ब्रिंग रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल्स, रिप्रेस्ड मतलब जो अवॉइड अनकॉन्शियस मटेरियल्स है उसको कॉन्शियस में लाने के लिए, क्यों, क्योंकि जिससे हम सेल्फ अवेयर हो सकें। ठीक, नेक्स्ट दिया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ये भी इजी है, ये देखो नोट्स चाहिए तो बता देना, खुद ही लिखो यार, वैसे याद रहता है ज़्यादा। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में ईड सुपर ईगो प्रेजेंट इन अनकॉन्शियस सीन व्हेन बिहेव। प्राइमरीली स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड ईड के बारे में है, ईगो सुपर ईगो, ठीक है, यहीं से पढ़े क्या, वैसे तो कुछ खास नहीं, बट इसमें हाँ ठीक है, यहीं से पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ बस एग्जाम्पल दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ईड सुपर ईगो, ईगो प्रेजेंट इन अनकॉन्शियस लेवल में सब प्रेजेंट रहता है, सबका थोड़ा थोड़ा रोल है इसमें। देखो ना डायग्राम में देख लो, डायग्राम में देखा ना, छोड़ो यार बुक से पढ़ो तो ये देखो, ईड ईगो सुपर ईगो। प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आर 3, प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं, 3 ये, एंड ये क्या जैसे बताया, अनकॉन्शियस सीन व्हेन बिहेव, दे रिसाइड इन द अनकॉन्शियस में प्रेजेंट एज फोर्स एंड दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वे पीपल, जैसे पीपल बिहेव करेंगे तब ये दिखेगा ऐसे। इधर आ जाओ, ओके, इट इज द सोर्स ऑफ पर्सन्स इंस्ट्रक्शनल एनर्जी, it deals with the immediate gratification, pleasure of primitive needs, sexual desires and aggressive impulses। देखो अभी बताया था ना, सिगमंड फ्रॉयड ने 2 चीज़ के बारे में ज़्यादा बात किया था, सेक्सुअल डिज़ायर्स और एग्रेसिव इम्पल्सेस। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल्स, प्लेजर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा है। विच एज्यूम दैट पीपल सीक्स प्लेजर ट्राई टू अवॉइड पेन।
इसमें क्या होगा, इट डज नॉट केयर फॉर मोरल वैल्यूज सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। अभी एग्जाम्पल, आगे एक एग्जाम्पल भी है इसका। देन इट ग्रोज आउट ऑफ इट, ईगो क्या है, इट ग्रोज आउट ऑफ इट एंड सीक सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्ट्रक्शनल नीड अकॉर्डिंग विद रियलिटी प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल ईड वाला, ये रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी, इट वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करता है, मतलब एक तरीके से कमांड करता है, या फिर उसको कहते हैं कमांड देता है, डायरेक्ट द ईड टुवर्ड्स द मोर अप्रोप्रिएट, कि जैसे इसमें क्या है, प्लेजर, क्या कहते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल है। और ये वाला क्या है इसमें, और उसको जैसे इसमें प्लेजर के लिए मान लो कुछ भी कर लेगा, कहीं तोड़ ताड़ देगा, किसी को मार पीट देगा इसके लिए, तो इसमें ये वाला जो है इसको डायरेक्ट करता है, ईगो इसको बताता है ऐसे कि मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ईड ऑफ अ बॉय हु वांट्स एन आइसक्रीम कोन टेल्स टू ग्रैब, इसका जो ईड है वो क्या कहता है, टू ग्रैब कोन एंड ईट इट, जाके तुरंत कोई शॉप से गया जाके तुरंत खा लो। हिज ईगो टेल्स, ईगो टेल क्या कहेगा, इफ़ ही ग्रैब्स, अगर उसने इस कोन को ले लिया बिना पूछे तो वो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। वर्किंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल द बॉय नोज दैट द बेस्ट वे टू अचीव ग्रेटिफिकेशन इज टू आस्क परमिशन टू ईट द कोन। तो समझ गया कि इस रियलिटी प्रिंसिपल क्या है, परमिशन लेके उसको टू अचीव दिस ग्रेटिफिकेशन टू आस्क परमिशन टू ईट कोन। दस while the id is demanding, unrealistic, works according to the pleasure principle, ईगो क्या है, पेशेंट, रीजनेबल एंड वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। अब आते हैं सुपर ईगो पे। सुपर ईगो क्या है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे ज़्यादा ध्यान देता है। द बेस्ट वे टू सुपर ईगो इज टू थिंक दैट द मोरल ब्रांच ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग, द सुपर ईगो टेल्स द इड दैट द ईगो इड, द सुपर ईगो टेल्स, यहाँ पे ईगो क्या कर रहा था, किसको टेल कर रहा, बता रहा था ईड को, यहाँ पे सुपर ईगो दोनों को बता रहा है। मान लो ये दोनों भाई बहन है, ईड सुगो, ईड सुगो क्या हो रहा है, ईड एंड ईगो दोनों मान लो कोई सिबलिंग्स हैं, तो ये मान लो एक तरीके से पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहा है। पहले भाई ने गलती की तो मान लो बहन, छोटे ने गलती की, बड़े ने बताया, अब उसके बड़े सुप्रीम कोर्ट मान लो ये उसने बताया कि मोरल ब्रांच ऑफ मोरल फंक्शनिंग, द सुपर ईगो टेल्स ईड एंड ईगो वेदर द ग्रेटिफिकेशन इन पर्टिकुलर इंस्टेंट इज एथिकल, एथिकली है, राइट है, मोरली करेक्ट है कि नहीं है, वो ये बताता है। इट हेल्प्स कंट्रोल द इट, मान लो यहाँ पे नीड्स एंड वांट्स, मान लो जैसे ईगो ने बोल दिया कि तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा एंड ऑल, इसको परमिशन लेना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा ऐसे तरीके से, तो मान लो यहाँ पे सुपर ईगो ने बोला बेटा बजट नहीं है नीड एंड वांट्स, ये ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं है, ऐसा मान लो तुम्हें बहुत ऐसी कोई महंगी चीज़ पसंद आ गई, तुम्हें वो ज़रूरत है कि नहीं है, वो पूरा डायरेक्ट करेगा इसको। कंट्रोल द इड बाय इंटरलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलिज्म। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉय सीज एंड वांट्स एन आइसक्रीम कोन एंड आस्क हिज मदर फॉर इट, तो उसने मम्मी से पूछा, हिज सुपर ईगो विल इंडिकेट दैट हिज बिहेवियर इज मोरली करेक्ट, तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, फिर उसकी मम्मी ने अलाउ किया होगा तो मोरली करेक्ट होगा, दिस अप्रोच टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग आइसक्रीम इज नॉट ग्रेट है। एंड इससे अगर उसने नहीं पूछा तो क्या हो सकता था, गिल्ट, फियर, एंजाइटी हो सकता था। एंड इसने ऑब्टेन दिस अप्रोच, इस अप्रोच से, सुपर ईगो के अप्रोच से उसने आइसक्रीम को ऑब्टेन किया, तो उससे क्या होगा, विल नॉट क्रिएट गिल्ट और फियर एंजाइटी इन बॉय। रोल ऑफ सुपर ईगो। Thus, in terms of this individual function, Freud thought the unconscious has been composed of 3 competing forces. In some people, कुछ लोगों में ईड स्ट्रॉन्गर होगा सुपर ईगो से ज़्यादा, कुछ में सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ईड से अलावा। The relative strength of id and super ego determine the person's stability. Freud also assumed that is energized by two. id जो है किससे energized होता है two instinctional force called life instinct और death instinct. और जो instinctional life जो ये है life instinct से energize होता है उसको कहते हैं libido. The instinctual life force that energize that the id is called libido. ठीक, इतना ही था इसमें, ज़्यादा नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो, समझो, इन्जॉय द स्टडी मैन। फिर आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का मैंने कुछ लिखा है क्या, लिखा तो है, अरे रुक जा। वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी, रिप्रेशन, डिसमिस, प्रोजेक्शन, अपनी गलती किसी और पर, डिनाइल मतलब टोटली डिनाई कर देना, रिफ्यूज़ कर देना रियलिटी को एक्सेप्ट करके, यही देखेंगे, डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, एक तरीके से डिनाई कर देना, एक्सेप्ट कर, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना। रिएक्शन फॉर्मेशन, मन में कुछ और है और काम कुछ और, बिहेविंग अपोजिट टू द ट्रू फीलिंग, और फिर ओरिजिनल फीलिंग। रैशनलाइजेशन में
अरे ये क्या लिख दिया मैंने बात बदल देना, वक्त बदल देना, जज्बात बदल देना, मतलब अपनी गलती किसी छुपाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ देना या फिर उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, उसको सही प्रूफ करना। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स टू अटेम्प्ट टू डील विद एस्केप। तो हमारा जो बिहेवियर होता है, हम या तो बिहेवियर से एंजाइटी से बचना चाहते हैं, फिर उसको एस्केप करते हैं, डील करते हैं, एस्केप करते हैं। ईगो डील्स विद एंजाइटी लार्जली डिटरमाइन, तो जैसे ईगो डील्स करता है एंजाइटी के साथ, वो क्या डिटरमाइन करता है कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। फ्रॉइड बिलीव्स दैट पीपल अवॉइड एंजाइटी बाई डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक वे है ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाई डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ऑल्दो सम डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज नॉर्मल। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो एंजाइटी अगेंस्ट वो नॉर्मल अडेप्टिविटी हैं। पीपल हु यूज़ दिस मैकेनिज्म टू सच एन एक्सटेंट, अगर किसी ने कोई इंडिविजुअल जिसने ज़्यादा लेवल पर इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, दैट रियलिटी इज टोटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से अवे फ्रॉम रियलिटी या फिर रियलिटी को इग्नोर करना। डेवलप वेरियस फॉर्म्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, तो सोसाइटी में एडजस्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉइड हैड डिस्क्राइब्ड मेनी काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिप्रेशन। रिप्रेशन अभी मैंने इस वाले में दिखाया था, नोट्स में थोड़ा बहुत जो दिखाया था ये वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रेशन, ये भी देख ही लो। रिप्रेशन इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स टोटली डिसमिस्ड। तो रिप्रेशन में क्या होता है, जो एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर है या फिर थॉट्स आ रहे हैं टोटली डिसमिस्ड रहते हैं बाय द अनकॉन्शियस। When people repress a feeling or desire, they become totally unaware that wish and desire। तो कोई भी गोल है फुलफिल या कोई डिज़ायर आपका फुलफिल है तो उस चीज़ को टोटली हटा देना कि मेरा तो ये था ही नहीं है, एक तरीके से अनअवेयर ऑफ विश और डिज़ायर। देयर आई डू नॉट नो व्हाट आई डिड दैट, तो मतलब टोटली अनअवेयर है इसमें। फिर बाकी चीज़ें आती हैं जैसे कि सम रिप्रेस्ड फीलिंग और डिज़ायर इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। सम मेजर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं जैसे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या है, पीपल एट्रीब्यूट्स देयर ऑन ट्रेस टू अदर, जैसे मैं बताया अपनी गलती दूसरों पे डाल देना। पीपल एट्रीब्यूट देयर ऑन ट्रेट्स टू अदर्स, ठीक है। एंड द पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसी मे सी अदर एक्टिंग एज एक्सट्रीमली एग्रेसिव मे टुवर्ड्स हिम और हिम। प्रोजेक्शन में जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव, जैसे मान लो मेरी एग्रेसिव टेंडेंसी है, मेरा एग्रेशन बिहेवियर